संविधान बनाया। दूसरी थी उसकी विधान परिषद की भूमिका, कि जिसमें वो लेजिस्लेटिव के रूप में कार्य कर रही थी, और ये कार्य उसने प्रारंभ किया था 17 नवंबर 1947 से। और तीसरी संविधान सभा की भूमिका थी प्रोविंशियल पार्लियामेंट के रूप में भी, जो कि उसने शुरू किया था 26 जनवरी 1950 से लेकर 17 अप्रैल 1952 तक, और उसके बाद 13 मई को हमारी पहली संसद की बैठक हुई थी। तो आमतौर पर यह देखा गया है किताबों में, जो पर्टिकुलर बीए लेवल की किताबें हैं, कि उसमें इसके जो दूसरे दो एस्पेक्ट हैं उनको छोड़ दिया जाता है। तो वास्तव में ये 3 कार्य इन्होंने किए हैं। जहां तक प्रश्न है संविधान सभा की कार्य प्रणाली का, तो मैं बहुत समय को देखते हुए संक्षेप में बताना चाह रहा हूं आपको कि सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग उठाई थी, जिसे 1935 में कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, और 1940 में अगस्त ऑफर के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने इसको देने की बात कही, लेकिन क्योंकि उसका आधार सांप्रदायिक था, कम्युनल था, हिंदू और मुसलमानों के अलग अलग था, इसलिए कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। और उसके बाद अल्टीमेटली कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो हमारी संविधान सभा का 46 में गठन हुआ, और यह भी मुख्य रूप से क्षेत्रीय, अनुपातिक, सांप्रदायिक आधार पर थी, और इसमें वोट करने वाले जो है लिमिटेड थे, जिसके कारण एक आलोचना की जाती है कि जो हमारी संविधान सभा है उसका गठन लोकतांत्रिक नहीं था। लेकिन क्योंकि उस समय कांग्रेस एक दल के रूप में कम होकर, राजनीतिक दल के रूप में ना होकर राष्ट्रीय दल के रूप में कार्य कर रही थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो चुनाव जो है चाहे वो व्यस्त के आधार पर भी होता तो उससे कोई अंतर विशेष होने वाला नहीं था। इस संविधान सभा में 389 सदस्यों का से बनी थी, लेकिन जो पहली विधानसभा हमारी थी 9 दिसंबर को 1946 को, तो उसको केवल 211 सदस्यों ने अटेंड किया था, क्योंकि मुस्लिम लीग ने बायकॉट किया हुआ था उस समय, और जो रियासतें थे उनके प्रतिनिधि भी इसमें शामिल नहीं हुए थे। और आपको मालूम है कि उसके बाद 47 में माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत मुस्लिम लीग पाकिस्तान का निर्माण हो गया था, तो मुस्लिम लीग के सदस्यों ने कभी भी भाग नहीं लिया था, और जो भारत के रियासतें थी उनके प्रतिनिधि भारत में आ गए थे, और जो पाकिस्तान के देशी रियासतें थी वो पाकिस्तान की असेंबली में चले गए थे। और 9 दिसंबर को अस्थायी सभापति के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का चयन किया गया था, और ये जो चयन किया गया था ये आप कह सकते हैं कि फ्रांस की पद्धति का अनुसरण करते हुए किया गया था, कि जिसके अंतर्गत सभा के सबसे वरिष्ठतम आयु की दृष्टि से जो व्यक्ति होता है उसको सभापति बनाया जाता है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों बनाया गया था, मैं समझता इससे स्पष्ट हो जाता है। और उसके बाद 11 दिसंबर को स्थायी सभापति के रूप में, अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी का चयन किया गया था। दोनों का चयन यूनानिमस किया गया था। और उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया था, जिसके आधार पर हम देखते हैं कि बाद में भारतीय संविधान सभा की उद्देशिका का निर्माण हुआ। इस उद्देश्य प्रस्ताव को लाने का उद्देश्य मुख्य रूप से, यदि आप देखें, एक अनुभव था हमारा कि जैसे अमेरिका का संविधान बना तो उसमें कोई उद्देश्य प्रस्ताव नहीं लाया गया था,
वो बाद में वहां पर मौलिक अधिकार अन्य चीजें जोड़ी गई थी। और इस उद्देश्य प्रस्ताव का अर्थ था कि हम जो संविधान बनाने जा रहे हैं वो मूल्य आधारित होगा, जिसके उद्देश्य केवल मात्र शासन का संगठन नहीं बनाना था, बल्कि उसके साथ साथ आखिर हम स्वतंत्र भारत में संविधान के माध्यम से क्या प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि भारतीय संविधान का प्रारंभ ही शब्द है वी द पीपल से, हम भारत के लोग, जिससे स्पष्ट किया गया और अंत में कहा गया कि हम इसको आत्मार्पित करते हैं, अधिकृत करते हैं कि ये जो संविधान बनाया गया है यह भारत के लोगों द्वारा ही बनाया गया है। और जिसमें हमने कहा कि ये संविधान कैसा होगा, शुरू में हमने कहा कि यह संविधान सर्वप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। मैं अपने विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि जो संविधान सभा ने संविधान में उद्देशिका स्वीकार की थी उसमें पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वो नहीं रखना चाहते थे, बल्कि केवल इसलिए नहीं रखे गए थे क्योंकि ये दोनों शब्द अत्यंत विवादास्पद और कहीं कहीं भ्रामक भी लगते हैं कि जिनके ऊपर सहमति नहीं हो पाती इसका वास्तविक अर्थ क्या है। लेकिन इसके साथ साथ इनको देने के लिए जो चाहिए था इस व्यवस्था को बनाने के लिए, वो हमने अपने उद्देश्यों में दे दिया, जिसका कि प्रस्तावना में दिया गया कि न्याय, समता, भ्रातृत्व इत्यादि जो दिए गए हैं वो सब हमने इसमें दिए हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि समाजवाद पंथ निरपेक्ष नहीं था या समाजवादी नहीं था। और यह जो प्रस्ताव है इसके ऊपर विस्तृत चर्चा की गई, लेकिन चर्चा से पहले सबसे पहला जो प्रस्ताव रखा गया था इस उद्देश्य प्रस्ताव पर वो एम.आर. जयकर जी ने रखा था। और उन्होंने ये कहा था कि हमें तब तक कार्य नहीं प्रारंभ करना चाहिए कि जब तक मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें शामिल नहीं हो जाते। लेकिन व्यापक चर्चा के बाद उन्होंने इस प्रस्ताव को वापस ले लिया था, क्योंकि ये कहा गया, समझ में आई बात कि मुस्लिम शामिल नहीं होगी और यदि नहीं होगी तो हम कब तक उसका इंतजार करेंगे, इसलिए हमें संविधान तो बनाना ही है। और 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त करते हुए पंडित नेहरू ने कहा था, महात्मा गांधी को याद दिलाते को स्मरण करते हुए क्या कहा उन्होंने कि हमारे कार्य तब तक चलता रहेगा जब तक हम भूखों को रोटी, नंगों को कपड़ा और बेघरों को घर नहीं दे देते, तब तक हमारा कार्य कभी भी रुक नहीं सकता। अब ये विद्यार्थी के विवेक पर मैं छोड़ता हूँ इस बात को कि वो देखें कि हम अपने इस उद्देश्य में किस सीमा तक सफल हुए हैं। लेकिन इसके माध्यम से एक बात बड़ी स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का एक उद्देश्य लोक कल्याण था, जिससे हम कभी भी मुंह मोड़ नहीं सकते थे। और ये एक आधार भी है कि स्वतंत्र भारत में कि क्या सरकारों ने संविधान के अनुरूप कार्य किया है या नहीं किया, कितना किया है, एक ये मापदंड हो सकता है। इसी प्रकार से इसमें चूंकि समय कम है इसलिए मैं कुछ चीजों को ले रहा हूं। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अधिवेशन संविधान सभा का 14 और 15 अगस्त 1947 की रात्रि में हुआ था कि जब भारत स्वतंत्र हुआ। उसमें केवल 4 वक्ता थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित नेहरू, खलीजुमा जी और डॉक्टर राधाकृष्णन। और इसी में पंडित नेहरू ने अपना जो बहुत ही मशहूर उनका ट्रस्ट विद डेस्टिनी नाम से भाषण है वो दिया था। इसमें मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं आपको ये बात कि इसने एक पड़ाव है ये कि उस दिन जो कहा गया, और उसमें डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने एक बात कही बड़ी इंपॉर्टेंट कि आज के बाद हम अंग्रेजों को दोष नहीं दे सकते, हम अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे इसका उत्तरदायित्व हम पर ही होगा। और इसी के साथ इसी विशेष सत्र में
एक शपथ भी ली गई थी जनप्रतिनिधियों द्वारा देश की सेवा करने की, जनता की सेवा करने की। और क्योंकि ये हमारा छात्राओं का विद्यालय है, इसलिए मैं उनको बताना चाहूंगा कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, हालांकि इसको 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था, लेकिन पहली बार यह संविधान सभा की जो संसद का केंद्रीय कक्ष है उसमें ही लहराया गया था। और इस ध्वज को भारत के महिला संघ की ओर से श्रीमती हंसा मेहता जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सुपुर्द किया था, और पंडित नेहरू ने, चूंकि वो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सेंट्रल हॉल में लहराया था। मुझे याद है कि ये प्रश्न शायद 25 या 50 लाख का था, कौन बनेगा करोड़पति में, कि भारत का स्वतंत्र भारत में पहली बार झंडा किस स्थान पर लहराया गया था। आमतौर पर हम ये कह देते हैं कि लाल किले पर था, तो ऐसा नहीं है। ये वास्तव में संविधान सभा में ही की जो मीटिंग थी उसमें ही लहराया गया था। इसके साथ साथ जिस कमेटी की बात होती है, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके 7 सदस्य थे और जिसके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर जी थे, उसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। और उससे पहले ही हमने एक, जिसको कहते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होने के बाद प्रीलिमिनरी स्टेज पर ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी, और उसमें हमने बी.एन. राव जी को, जब 13 दिसंबर इसको बनाया गया था 11 को, बी.एन. राव जी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी बनाया गया था, नियुक्त किया गया था, जो कि लीगल एक्सपर्ट थे। तो उन्होंने और उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी ने मिलकर, आप कह सकते हैं कि एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को फरवरी 1948 में अखबारों में छापा गया था कि जनता की राय ले सकें, जनता के विचार ले सकें, जिसमें जो है संविधान सभा के सदस्य भी अपनी राय दे सकते थे। और इसमें यदि आप देखें, एस.एन. अग्रवाल जी ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ही पूरा बनाकर दे दिया था। जयप्रकाश नारायण जी ने भी बहुत विचार दिए थे। इसके साथ साथ अनेक कमेटियां बनाई गई थी, जिनमें 8 प्रमुख कमेटियां थी और 13 छोटी कमेटियां थी, जिनका बहुत बड़ा रोल था। जैसे फंडामेंटल राइट्स की कमेटी थी, उसके चेयरमैन सरदार पटेल जी थे। उनकी फिर आगे 2 कमेटियां थी, सब कमेटियां, एक कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, एक कमेटी थी कमेटी ऑन माइनॉरिटी राइट्स। माइनॉरिटी राइट्स कमेटी के चेयरमैन एस.सी. मुखर्जी जी को बनाया गया था, और जो फंडामेंटल राइट्स वाली सब कमेटी थी उसके आचार्य कृपलानी थे। तो इन कमेटियों की रिपोर्ट्स के साथ साथ जो ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था फरवरी में, उसके ऊपर लोगों के कमेंट्स मांगे गए। उन सब को ध्यान में रखते हुए, उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए, डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को दिया। और इसके ऊपर एक सामान्य डिस्कशन, क्योंकि क्लोज वाइज नहीं था वो, उसमें जो इसमें दिए गए उद्देश्य थे उनको लेकर मुख्य रूप से चर्चा परिचर्चा हुई, जो कि 9 नवंबर 1948 तक रही। इसके बाद सेकंड रीडिंग शुरू हुई, जिसमें हर एक क्लोज वाइज था वो डिस्कशन। ये सबसे लंबा डिस्कशन था, जो 101 दिन चला, 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। और इसमें जो संशोधन सुझाए गए थे
बहुत से संशोधन, लगभग आप कह सकते हैं 7500 से अधिक थे। हालांकि मैं पूरा नंबर बता सकता हूं, लेकिन वो इसलिए नहीं बता रहा हूं कि जो श्रोता हैं, मैंने मैडम से रिक्वेस्ट की हुई है कि एक RKSG कॉलेज कैथल की तरफ से क्विज है, उसको बच्चों को सर्कुलेट कर दें। उसमें 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट वो हैं इंफॉर्मेशन। आप प्लीज अटेम्प्ट करें और उसके उत्तर भी जानें। और उनमें से लगभग 2500 अमेंडमेंट्स के ऊपर इसमें विचार विमर्श किया गया। तो अब आप देखिए कि 101 दिन चर्चा होती है, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ऊपर 2500 से के आसपास संशोधन, जिनके ऊपर व्यापक चर्चा हुई। तो आप कह सकते हैं कि इस स्टेज पर एक बहुत ही विस्तृत चर्चा, इतनी विस्तृत कि आप ये देखिए 101 दिन चल रहा है। इसके बाद तीसरा वाचन शुरू हुआ 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, नवंबर, जिसमें फिर पुनः जो हमने स्वीकार कर लिया था उनके ऊपर जनरल डिस्कशन हुआ और यहीं पर बड़े बड़े महत्वपूर्ण वक्तव्य हुए हैं। आमतौर पर यह कह दिया जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने यह सब कार्य किया, लेकिन यदि आप इसकी वर्किंग देखें, लगभग 36 लाख शब्द बोले गए हैं पूरी संविधान सभा में विभिन्न वक्ताओं द्वारा। और यदि मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको दूं, संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसके 7 सदस्य थे, जिनमें से 2 को बदलना पड़ा था। तो इस तरह से कुल प्रकार से आप कहते हैं कि 9 सदस्यों ने अपनी बात कही, जिन्होंने उन 9 सदस्यों ने जो बोला, उन्होंने 5,73,077 शब्दों का प्रयोग किया है। कितना व्यापक उनकी चर्चा रही होगी। और जिसमें से अकेले डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने 2,67,544 शब्द बोले हैं। यानी कि ये केवल मैं शब्दों को इसलिए बता रहा हूं कि कितना व्यापक योगदान, कितना व्यापक उनका इसमें सहयोग रहा। कि क्योंकि जितने भी प्रस्ताव रखे गए थे जो क्लोज आइज होता था, उनमें से अधिकांश को डॉक्टर अम्बेडकर जी ने प्रस्तावित किया था और उनके ऊपर जो शंकाएं होती थी उनको दूर किया था। इसके साथ साथ उनके अन्य सदस्यों ने भी किया था। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके से काम हुआ। 5 सदस्य ऐसे थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे, लेकिन उन्होंने 1 लाख शब्दों से भी अधिक बोला है। मैं आपकी जानकारी बता भी देता हूं उनके नाम। HV कामत, जिन्होंने 1,88,749 शब्दों का प्रयोग किया। नजीरुद्दीन अहमद 1,46,645। KT शाह 1,21,825। शिब्बन लाल सक्सेना 1,14,264। ठाकुरदास भार्गव 1,03,775। और यदि हम टॉप के 10 ले लें, 5 को मिलाकर, जिन्होंने सबसे ज्यादा बोले हैं, उनका कुल टोटल हो जाता है हमारे पास 10,31,729 शब्द। मेरा ये आंकड़े देने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने कोई जबरदस्ती नहीं की, बल्कि भारतीय संविधान सभा की जो वर्किंग देखी आप, पूर्णतः लोकतांत्रिक थी, कि जिसमें प्रत्येक सदस्य को अपनी बात कहने का पूर्ण अवसर दिया गया और उनको कन्विंस करने का प्रयास ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया। और यदि जहां लगा कि ऐसा भी नहीं है कि जो अमेंडमेंट्स आए दूसरे ने दिया तो हम नहीं स्वीकार करेंगे। केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं आपको। अभी मैंने आपको ठाकुरदास भार्गव जी का जिक्र किया।
मौलिक अधिकारों में विद्यार्थियों को मालूम होगा एक शब्द आया हुआ है युक्ति युक्त प्रतिबंध, आर्टिकल 19 में। तो ये जो रीजनेबल क्लॉज है, यह सुझाव ठाकुरदास भार्गव जी का ही था। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जो वर्किंग थी हमारी संविधान सभा की, वो पूर्णतया लोकतांत्रिक थी, जिसमें विचार अभिव्यक्ति को, विभिन्न विचारों को रखने का पूर्ण अधिकार सभी सदस्यों को दिया गया था। इसमें यदि आप देखें, अनेक लोग ये कह देते हैं कि ये जो संविधान सभा कार्य कर रही थी, यह अंग्रेजी प्रभाव में थी, और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण दे देते हैं कि आर्टिकल 1 जो कहता है इंडिया दैट इज भारत, होना क्या चाहिए तो भारत दैट इज इंडिया। तो वो एक अलग विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं कि यदि हम संविधान सभा की कार्य प्रणाली को देखें तो आप ये पाएंगे कि इसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया गया है। और क्योंकि ये छात्राओं का विद्यालय है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट महिलाओं के योगदान पर भी कहना चाहूंगा। हमारी संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी, और जिसमें से 10 ने भाग लिया बहस में, और जो कि पूरे संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी उसमें उनका कंट्रीब्यूशन लगभग 2% है। और जिसमें सबसे ज्यादा भाग जी दुर्गाबाई जी ने लिया था, जिन्होंने लगभग 23,000 शब्दों का प्रयोग किया था, क्योंकि यह मुख्य रूप से न्यायपालिका के संदर्भ में इन्होंने बात कही थी। लेकिन रेणुका चौधरी, हंसा मेहता जैसी सदस्याएं भी थी जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों पर भी बोला है। और संविधान सभा की जो सबसे कम आयु की सदस्य थी, इनके स्त्री पुरुष दोनों को मिलाकर, वो भी एक महिला ही थी। नाम मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि वो आप ई क्विज में देख सकती हैं। तो ये छोटे संक्षेप में मैंने आपको बताया किस प्रकार से हमारी संविधान सभा ने कार्य किया। जब ये संविधान बन रहा था तब बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2 वक्तव्य। एक है 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर का, और दूसरा है 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। यहां पर यदि आप देखें तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब पूरा संविधान बन चुका था, अपनी वक्तव्य में क्या कह रहे हैं, वो संविधान की विशेषताएं भी बता रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने संविधान को क्या क्या खतरे हैं उनको भी बताया। जिसमें उन्होंने पहला खतरा तो ये हड़ताल सत्याग्रह को बताया था, दूसरा राजनीति में व्यक्ति पूजा को बताया था, तीसरा उन्होंने सामाजिक और आर्थिक न्याय ना होने का बताया था। तो ये बड़े ही 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जिसमें उन्होंने कहा कि ये खतरा हो सकता है। और उन्होंने भी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी एक बात कही कि ये जो संविधान हमने बनाया है, यह अच्छा है या बुरा है, यह इस बात पर नहीं निर्भर करता। यह निर्भर करता है कि इसको संचालित करने वाले लोग कैसे आएंगे, कि यदि ये संविधान में कमियां भी होगी और अच्छे लोग आएंगे तो वो इसके कमियों को दूर कर देंगे। और यदि हम संविधान कितना भी अच्छा बना लें और यदि इसको संचालित करने वाले लोग बुरे होंगे तो वो संविधान असफल हो जाएगा। ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि हमने कैसे प्रतिनिधि चुने हैं। अब मैं संक्षेप में इसके जो संविधान सभा के दूसरे 2 दायित्व हैं उनके ऊपर आ रहा हूं। एक है विधान परिषद के रूप में, जिसको मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका गठन साइमल्टेनियसली हो गया था। इसके सदस्य संविधान सभा के ही सदस्य थे, और इसने
17 नवंबर 1947 में इसका गठन हुआ था और यह 24 जनवरी 1950 तक कार्य करती रही। और इसने जो मुख्य 3-4 कार्य किए इंपॉर्टेंट थे, एक तो मई 1949 को भारत की कॉमनवेल्थ में सदस्यता को अप्रूव किया था। दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को स्वीकार किया था। और चौथा, आप कह सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चयन 24 जनवरी 1950 को किया था। ये एज लेजिस्लेटिव किया था और यही कारण है क्योंकि इस लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी थे, इसलिए जब हमारी पहली लोकसभा बनी है 1952 की, तो उसके अध्यक्ष भी पहले जो अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर जी ही थे। क्योंकि यदि ये तो हम सब जानते हैं, आपको किताबों में मिलेगा इस बात को कि जीवी मावलंकर जी भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, लेकिन यहाँ उत्तर छिपा हुआ है वही क्यों थे, क्योंकि वो जो हमारी संविधान सभा थी एज लेजिस्लेटिव पार्टी कार्य कर रही थी, इसलिए क्योंकि उसके अध्यक्ष थे इसलिए उनको कंटिन्यू करवाया गया था। इसके अलावा जीवी मावलंकर जी जो है, जो फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमेटी थी उसके भी चेयरमैन थे। कहने का मेरा अभिप्राय क्या है कि जीवी मावलंकर जी संसदीय प्रक्रिया के केवल जानकार ही नहीं थे, बल्कि आप कह सकते हैं विशेषज्ञ भी थे और जिन्होंने और उनको अनुभव भी हो गया था। अब आता हूं मैं तीसरा जो कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि एज प्रोविजनल पार्लियामेंट, जो कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 17 अप्रैल 1952 तक रहा। ये बात मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं आपको कि जो इस प्रोविंशियल पार्लियामेंट ने ही हमारा प्रथम संविधान संशोधन पारित किया था। ऐसा नहीं है कि संविधान जो बना था, यानी कि जो शुरुआत है चेंज की भी, वो भी आप कह सकते हैं कि संविधान सभा ने ही की थी। और ऐसा क्यों हुआ था? आपको मालूम है कि आर्टिकल 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया देता है। एक बहुत ही बढ़िया बात कही थी उस समय, उस पर चर्चा करते हुए डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि नो जनरेशन हैज मोनोपोली ओवर विजडम, यानी कि ज्ञान के ऊपर किसी एक पीढ़ी का एकाधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान वही कार्य कर सकता है कि जो समय काल परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल सकता हो, संशोधन कर सकता हो। इसलिए आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि जिनमें बड़ी आसानी से परिवर्तन हो सकता है, कुछ में केवल संसद कर सकती है और कुछ में संसद के साथ साथ राज्यों की, आदि राज्यों की विधानसभाओं का भी अनुसमर्थन आवश्यक है। तो मैं तो ये मानता हूं कि इस प्रकार से यदि आप देखें मोटे तौर पर, तो संविधान सभा ने एक बहुत ही लोकतांत्रिक दृष्टि से और भारतीय आशाओं, आकांक्षाओं के प्रतीक में लिया। थोड़ा सा हटकर इस बात को कह रहा हूं मैं, इसका प्रमाण है कि जो हमारे 22 पार्ट हैं इस संविधान सभा की, संविधान के, संविधान सभा ने उनके मूल में छिपी हुई भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनको इल्यूमिनेट भी करवाया था, चित्रकारी भी करवाई थी। जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3, तो उस पर आप क्या देखते हैं? रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण लंका से वापस आ रहे हैं, अर्थात विजय के बाद वो राम राज्य की स्थापना करने आ रहे हैं। क्या राम राज्य की स्थापना मौलिक अधिकारों के अभाव में हो सकती है? निश्चित रूप से नहीं हो सकती। शासन कैसे चलाया जाए भविष्य में ताकि जन आकांक्षाओं को पाया जा सके, इसके लिए हमें ज्ञान कहां से मिलेगा, कैसा होगा? प्रतीकात्मक रूप में यदि आप देखें, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसमें चित्र क्या है? कृष्ण अर्जुन संवाद,
जहां पर कृष्ण गीता का ज्ञान दे रही हैं। ये ग्रंथ के रूप में गीता से बड़ा कोई, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है, आप आवश्यक नहीं है कि मेरी बात से सहमत हो, कि भगवत गीता से बड़ा ज्ञान का कोई ग्रंथ नहीं है, और इसीलिए उसको दिया गया। इसमें अनेक चित्र, महात्मा बुद्ध का चित्र भी है, गुरु गोविंद सिंह जी का भी है, महाराणा प्रताप का भी है, गांधी जी का भी है, नोआखाली का भी है, गुरुकुल का भी है, वैदिक संस्कृति के अनुसार इंडस वैली का भी है। तो अनेक चित्र हर एक पार्ट पर दिए गए हैं, जो अभिव्यक्त करते हैं हमारी भारतीय आशाओं, आकांक्षाओं और संस्कृति को। यद्यपि भारतीय संविधान के किसी भी प्रावधान में यह नहीं लिखा गया कि भारतीय संविधान भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि फिर वो विवादास्पद प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संस्कृति क्या है। इसलिए मैं उस बहस में नहीं आ रहा हूं। और इस संविधान सभा का जो अंतिम सत्र था, उसकी जो समापन हुआ था, वो 2 गीतों से हुआ था, जिसे चेतक कृपलानी जी ने ही गाया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन। और बड़ा मेरे को दुख के साथ कहना पड़ता है, अभी पिछले दिनों मैंने पढ़ा, वो बिहार का केस है, कि जब एक निर्वाचित प्रतिनिधि शपथ लेते हुए हिंदुस्तान शब्द बोलने से इनकार कर दिया। मैं उस राजनीतिक विवाद में नहीं आ रहा हूं, केवल इतना बताना चाहता हूं कि जो हमारा संविधान है और उसके जो सदस्य थे, उन्होंने क्षेत्र, धर्म, सांप्रदायिकता, इन सब से ऊपर उठकर एक राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य किया था। और इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि गांधी जी में और अंबेडकर साहब में विचारों की विभिन्नता थी बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर अंबेडकर को संविधान की जो मसौदा समिति थी उसका चेयरमैन बनाया गया। और डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी, यदि आप देखें, हालांकि मैं जैसे पहले बता चुका हूं कि उन्होंने इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन किया, लेकिन विद्यार्थियों, आपको एक और बात बताना चाहूंगा मैं, कि ये सब कार्य डॉक्टर अंबेडकर ने तब किया था जब वो शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ नहीं थे। कितना डेडिकेशन था उनमें कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए, देश के प्रति अपनी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, ये जो कि बहुत ही कहना चाहिए कि क्लिष्ट कार्य था, क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान सभा में एक एक शब्द का अर्थ है। और यही कारण है कि एक और सबसे बड़ी अच्छी बात जो मैं मानता हूं, कि भारतीय संविधान एक सीमित लोकतंत्र की बात करता है, जिसमें शासन के किसी भी अंग को असीमित शक्तियां नहीं दी गई हैं। और राजनीति से बचाते हुए न्यायिक दृष्टि से न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, संविधान की इंटरप्रिटेशन का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया है। तो इन शब्दों के साथ मैं इसलिए अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा कि मैं चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थियों के मन में यदि कोई प्रश्न हो, कोई आशंकाएं हो, वो प्रश्न करें तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। Thank you so much, sir. It was quite a fruitful talk. I hope our students have understand well what is the importance of Constituent Assembly of India. I request all the staff members and students to put your questions in chat box so that we can have more interactive sessions. Kindly ask your queries. Sir, I have a question. What is the difference between working
Constituent Assembly of India and what is the difference between Constitutional Assembly? I mean to say, till now we have heard that 26th November is celebrated as Constitution Day. But today, for the first time, I realized that 9th December is also equivalent important, and we are celebrating 75th anniversary. Right. Actually, madam, Constituent Assembly framed the Constitution, and it was adopted on 26th November 1949. Earlier, it was celebrated as Law Day, but when Mr. Modi came, government came, then they changed it as Constitution Day. Right, sir. और जो शब्द है एग्जैक्ट वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली. Right, sir. Thank you so much, sir. Any other query? Whatsoever. Sir, now I invite Mrs. Karamjit Kaur, head of the department history, to say few words and to proceed vote of thanks for today's event. गुड मॉर्निंग एवरीवन. थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉक बच्चों को दी है. आपका ये टॉपिक जब से आपने ये टॉपिक चूज किया तब से हम लोगों ने भी इस पे थोड़ा पढ़ना, सोचना, थोड़ा इंटरनेट पे देखना शुरू किया. हमें भी थोड़ी इसके बारे में नॉलेज हुई. सर, मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है, पर फिर भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस दोनों ही बहुत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो हमारी पॉलिटिकल साइंस ही है. पूरी फ्रीडम मूवमेंट, 1935 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था जो ब्रिटिशर्स ने पास किया था, उसी के बेस पे हमारा संविधान बना. संविधान सभा का आयोजन हुआ. हमारा जो है स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित हुआ वो भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, जो कि इतिहास का भी एक बहुत ज्वलंत विषय है. तो सर, थैंक यू सो मच. आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉक हमारे बच्चों को दी. इसके साथ साथ बच्चे थोड़ा सा इसके बारे में सोचना और शुरू कर देंगे और ज्यादा इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे. सर, मैंने जो आपने एक जो RKST कॉलेज ने क्विज जो तैयार की थी वो भी मैंने अपने बच्चों को भेज दी थी. कुछ बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया भी है. मैं और बच्चों को भी इसके बारे में बोलूंगी कि इसमें इसको अटेम्प्ट करें और अच्छी इंफॉर्मेशन बच्चों को इसके बारे में मिलेगी. थैंक यू सो मच सर. बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छी टॉक आपने इस प्लेटफॉर्म पे दी. धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद MDST परिवार की तरफ से. थैंक यू. मेरी ओर से भी आप सबको बहुत बहुत आभार कि आपने मेरे को अवसर दिया अपनी बात कहने का, विद्यार्थियों से इंटरेक्शन करने का, क्योंकि ये मेरा दिल से जुड़ा हुआ विषय रहा है. तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आप मौका देती हैं, तो मैं दिल से आपका आभार प्रकट करता हूँ. Thank you so much, sir. We have also stopped live streaming, so I think we can leave the meeting now. Thank you, madam. Thank you, sir.